Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will discuss about the third video of the mock test of the preliminary examination. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. With reference to the India natural vegetation, which of the following statements is or are incorrect पूछा गया है. हमें इसका ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है. फर्स्ट है द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया. जो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो सदाबहार बोलते हैं, सेमी मतलब हाफ, सेमी होता है हाफ. ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन forests are the most widespread forests in India. सेकंड है the tropical deciduous forests are the well stratified. ये पूरा लेयर में होते हैं. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप मतलब इनकरेक्ट आंसर बताना हमें कौन सा है. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. इसका आंसर सी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द ट्रॉपिकल डेसिडुअस नोट सेमी एवरग्रीन, मतलब सेमी एवरग्रीन नहीं है, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस है जो आपके सर्दियों में पत्ते झाड़ देते हैं. फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में ज़्यादा हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट. दे स्प्रेड ओवर रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल, जो 70 से 200 सेंटीमीटर तक रेन आती है, तो उसमें है ये. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन नोट डेसिडुअस. ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन रहते हैं सदाबहार फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड विद लेयर्स कवर्ड विद दी श्रब्स एंड क्रीपर्स. क्रीपर्स लताएं जो आपकी लटकी हुई बेल होती हैं विद शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्री फॉलोड बाय द टाल वैरायटी ऑफ ट्रीज. देयर इज ए नॉन डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू सेट देयर लीव्स फ्लोरिंग एंड फ्रूटेशन एज सच फ्री फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ईयर द राउंड. मतलब पूरा साल ग्रीन दिखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं. तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपको वेजिटेशन का मैप देखना. नॉर्थ ईस्ट एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, हमेशा सदाबहार रहते हैं, हरे रहते हैं. और जो इधर है 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश में होते हैं, उनको ट्रॉपिकल डेसिडुअस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो आपको वेजिटेशन का मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है. सेकेंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द ट्रांसफ़र पेमेंट. तो ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में क्वेश्चन है. फर्स्ट है आर पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम. जो ट्रांसफ़र पेमेंट है पर्सनल इनकम में काउंट होती है. सेकंड है दे मे बी कंडीशनल अनकंडीशनल पेमेंट्स ऑफ द बेनिफिशरी. बेनिफिशरी की कंडीशन और अनकंडीशनल पेमेंट हो सकती हैं. थर्ड है वेजेस, जो आप मेहनताना देते हैं, पेमेंट देते हैं, पेड अंडर दी महात्मा गांधी मनरेगा जो एक्ट है इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफ़र पेमेंट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. तो पहला देखो आपके पास ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, सेकंड इकोनॉमिक्स का, ऐसे ही जैसे आपका पेपर में आता है वैसे ही है ये. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका आंसर बी है. ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ वन वे पेमेंट टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच नो गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड इन एक्सचेंज. ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब एक जगह से पैसे गए हैं, कुछ चीज़ नहीं आई है उसके बदले में, या कुछ खरीदा या बेचा, कुछ नहीं गया. गवर्नमेंट्स यूज ट्रांसफ़र पेमेंट्स एज ए मैकेनिज्म टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे कोई ज़्यादा पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है, सोशल इनक्वालिटी है समाज में, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए पैसा भेजा जाता है, मतलब जो गरीब हैं उनके. जनरली ट्रांसफ़र पेमेंट्स मीन गवर्नमेंट पेमेंट टू इंडिविजुअल थ्रू दी सोशल प्रोग्राम सच एज वेलफेयर, स्टूडेंट ग्रांट्स, इवन सोशल सिक्योरिटी. वही मतलब पैसे वालों से टैक्स इकट्ठा करके और सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसों में डाल दें, इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज़ ट्रांसफर टू द बेनिफिशरी थ्रू द वेलफेयर स्कीम्स लाइक पेंशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हैंस इट इज़ ए पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम में काउंट होता है ये. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. इट मे बी कंडीशन और अनकंडीशनल पेमेंट ऑफ टू द बेनिफिशरी. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज अनकंडीशनल
मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है कि सबको पैसा मिलने लग जाए कि इतना रुपया महीने में मिलेगा, ये उसको बेसिक इनकम बोलते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में है ये। वाइल पेमेंट अंडर द पीएम मातृवंदन योजना, जो मान लो कोई लेडीज़ है अपने बच्चे को जन्म दे रही है तो उसको 5,000 रुपये मिलते हैं 3 किस्तों में, उसको ही मातृवंदना योजना बोलते हैं। और ये ट्रांसफ़र कंडीशनल है, इसमें कंडीशन है कि जो लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट है, उसको ही मिलेंगे। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वेजेस पेड अंडर द मनरेगा, जो मनरेगा के अंडर वेज पेज होता है, आर नॉट ट्रांसफ़र पेमेंट, दिस इज़ बिकॉज इन्वॉल्व्स वर्क डन। आपके पैसे के बदले में काम हो रहा है तो उसको ट्रांसफ़र पेमेंट में नहीं काउंट होगा, इट इज़, तो ये असेट्स है। मान लो आपका गांव में कुछ काम हो रहा है या कहीं काम हो रहा है तो उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं, इसको ट्रांसफ़र पेमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर्स इज़ और आर करेक्टली मैच। फर्स्ट है जैसे फोक डांस और स्टेट, धूमल छत्तीसगढ़, संग्राई त्रिपुरा, चेराऊ असम, बिरली ओडिशा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फोर्थ, सी है सेकंड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर सी है। फर्स्ट पेयर इनकरेक्ट मैच है धूमल। धूमल इज़ परफॉर्म बाय जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में धूमल परफॉर्म किया जाता है बाय वटल ट्राइब के द्वारा। इट इज़ इन्वॉल्व्स कलर कॉस्ट्यूम्स विद द टाल कोनिकल हैट फॉर द मैन, एक मतलब कोनिकल कोन की शेप जैसा हैट होता है। परफॉर्मेंस डांस एंड सिंग टू ड्रम बीट्स पे नाचते गाते हैं। तो वटल ट्राइब्स का नाम है और धूमल डांस का नाम है, ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। आपको याद रखना है, एक वन लाइनर में आ सकता है या ऐसे कि ऐसे आ सकता है। सेकंड करेक्ट है। संग्राई डांस इज परफॉर्म बाय द मोग ट्राइबल कम्युनिटी ऑन द ओकेजन ऑफ द संग्राई फेस्टिवल। द मोग ट्राइब्स बिलोंग्स टू द त्रिपुरा। मोग ट्राइब हैं त्रिपुरा से और संग्राई डांस करते हैं। थर्ड इनकरेक्ट मैच है चेराऊ डांस। चेराऊ डांस इज ट्रेडिशनल कल्चरल डांस परफॉर्म्ड इन मिजोरम। चेराऊ मिजोरम में कंसिस्ट ऑफ द मोस्टली 6 to 8 people होल्डिंग ए पेयर ऑफ द बम्बू स्टेव्स अनदर हॉरिजेंटली प्लेस्ड बम्बू ऑन द ग्राउंड। बम्बू के साथ डांस करते हैं मिजोरम के आदमी, चेराऊ डांस। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट मैच है बिरली डांस। बिरली डांस इज परफॉर्म्ड बाय द धारवा ट्राइब इन द ओडिशा। बिरला आप याद रखते हैं, बिरला उड़ीसा में धारवा जो कम्युनिटी है उसके द्वारा डांस किया जाता है। इट इज़ जनरली परफॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड इन द मंथ ऑफ द जनवरी फरवरी। दिस डांस इज नेम्ड आफ्टर द बैम्बू विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू हिम। तो बांस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स पार्लियामेंट्री कमेटी आर नॉट चेयर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के जो हैं चेयर नहीं करते हैं कौन सी कमेटी को। द एस्टिमेट कमेटी, the business advisory committee of the Lok Sabha, the committee of the privilege of the Lok Sabha, the rules committee of the Lok Sabha, and फिफ्थ है the general purpose committee of the Lok Sabha। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड एंड फिफ्थ, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आंसर डी है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोक सभा इज कॉल्ड द स्पीकर। ही और सी इलेक्टेड बाय द लोक सभा फ्रॉम द अमंगस्ट इस मेंबर। आपको पता है वो अपने मेंबर के अंदर से चुनते हैं स्पीकर को। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्पीकर ऑफ द लोक सभा इज नॉट द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमेटी। वो चेयरमैन नहीं रहता एस्टिमेट कमेटी का। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ द 30 मेंबर, ऑल द लोक सभा, नन ऑफ द राज्यसभा। तो हमें याद रखना एस्टिमेट कमेटी जो 30 मेंबर होते हैं सारे लोकसभा से रहते हैं। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इट एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट, सजेस्ट इकोनॉमिक्स इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो बजट को जो है ये करते हैं, एग्जामिन करते हैं एस्टिमेट को। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ द लोकसभा। इट रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस। टाइम टेबल तो आपको पता है कि स्पीकर होगा तो वही मैनेज करेगा, तो इसलिए बिजनेस जो है उसका लोकसभा का वही देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नॉट द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। मतलब जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको क्या क्या प्रिविलेज होते हैं उसकी कमेटी होती है। द कमेटी एग्जामिन्स द केसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस एंड इट्स मेंबर रिकमेंडेशन अप्रोप्रिएट एक्शन। मान लो किसी ने ब्रीच किया तो उसको एक्शन लेंगे, तो इसके भी चेयरमैन वे नहीं रहते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा
इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द रूल्स ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा। जो रूल्स होंगे, टाइम टेबल होगा, उसी का तो पता ही आपको, स्पीकर जो चेयरमैन रहेंगे। इन लोकसभा दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ द 15 मेंबर। लोकसभा के 15 मेंबर हैं स्पीकर को मिला के। इट कंसिस्ट ऑफ द मैटर्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द हाउस, रिकमेंड्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस। जैसे क्वेश्चन आवर वगैरह रूल बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द चेयरमैन ऑफ द जनरल पर्पज कमेटी ऑफ द लोकसभा। This committee consider advise on matter concerning affairs of the house which do not fall within the jurisdiction of the other parliamentary committee। तो आपको इतना है कि जो स्पीकर रहता है लोकसभा का प्रोसीजर क्या है, प्रिविलेज का है, उसका शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे रूल बना सकते हैं, उनके तो जो स्पीकर हैं वही प्रेसिडेंट चेयरमैन रहेंगे उनकी कमेटी के। एस्टिमेट कमेटी का नहीं रहेगा क्योंकि उसमें अकाउंट्स देखने रहते हैं कि कौन कितना पैसा एलोकेट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो उसमें नहीं रहते। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना कि सबसे ज़्यादा मेंबर्स कौन सी कमेटी में होते हैं और कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन क्लासिफाइड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिससे ओजोन लेयर कम होती है। आपको पता होगा कि ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन लेती है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी। और ट्रोपो आपका जो लोअर लेयर है, फिर स्ट्रेटो, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, आइनो, एक्सो ऐसे रहता है। तो जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है जो ओजोन है वो आपके लिए हार्मफुल रहती है, वो किससे बनती है, और स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है जो आपके लिए अच्छी रहती है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं आने देती। बट ये जो ट्रोपो नीचे आपकी लेयर बन जाती है वो गर्म कर देती है, जिससे एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है। इसमें कौन कौन सी गैस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर ऑक्सीटिल नाइट्रेट, पेन या मिथाइल ब्रोमाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बी है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सी है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, डी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका आंसर सी है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर द केमिकल डिस्ट्रॉय द अर्थ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। तो ये क्या केमिकल्स हैं, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं केमिकल्स हैं दैट डिस्ट्रॉय अर्थ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर्स विच प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। दे इंक्लूड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है उसमें होल कर देते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मेथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथाइल क्लोरोफोम, ब्रोमोक्लोरोमीथेन। तो ये सब्सटेंसेस याद रखना है क्योंकि एसी रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं। इनके लिए हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल भी बनाए हुए हैं, नहीं यूज़ करने हैं। पर ऑक्सीएसिटल नाइट्रेट पेन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। जो धुआं बन जाता है, ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पेन इज दैट वेरी स्टेबल एट द कोल्ड टेम्परेचर। क्योंकि दिल्ली में हम स्मोक देखते हैं, उसी की वजह से होता है पेन। इजिली डिकम्पोज टू रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड एट वार्म टेम्परेचर, दस इट कैन एक्ट एज ए कैरियर और रिजर्वायर फॉर द नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। विच इज़ नेसेसरी फॉर द ओजोन फॉर्मेशन। ये ओजोन फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है। पेन इज नॉट ए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बट ये हेल्प करता है ओजोन लेयर बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ओजोन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं हर आदमी की हर जगह पे वैल्यू होती है। आपको ये याद रखना है कि अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर बनती है तो अच्छा रहता है हमारे लिए, पर ट्रोपोस्फेयर में बन जाती है तो हमारे लिए हार्मफुल रहता है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये पेन जो है ये ग्लोबल एनवायरनमेंट बढ़ाता है। नीचे भी ट्रोपोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर बन जाएगी। तो हम इससे पता चलता है, हम इससे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं जो आदमी जहाँ के लिए बना है उसी जगह सूटेबल रहेगा। अगर वो दूसरे स्ट्रीम में जाएगा तो उसको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गोंड ट्राइबल कम्युनिटी। गोंड ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में फर्स्ट है, दे आर क्लासिफाइड एज द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, गोंड को बोलते हैं। सेकंड है, देयर पेंटिंग्स डिपिक्ट मैन रिलेशनशिप विद नेचर। थर्ड है, दे स्पीक गोंडी विच इज़ ए अनरिटन लैंग्वेज ऑफ द द्राविडियन फैमिली। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। गोंड्स आर अमंग लार्जेस्ट ट्राइब इन द सेंट्रल इंडिया, दे दो प्रीडोमिनेटली सेंटर्ड इन द MP, these are present in the significant number of the Andhra Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha. First statement incorrect है, they are not classified at the PVTG. However, Maria Gonds, do not confuse with the Gonds, both are different, are classified in particularly vulnerable tribal group. तो मारिया गोंड्स को तो PVTG डिक्लेयर किया गया है, गोंड को नहीं किया गया है, ये MP में मिलते हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द गोंड्स पेंट दिस वॉल्स विद द वाइब्रेंट डिपिक्स ऑफ द लोकल फ्लोरा फोना गुड्स सच एज मरहाई देवी, फुलहारी देवी. These paintings are traditionally made on the festive occasions such as Karwa Chauth, Diwali, Ashtami, Nag Panchami. They depict various celebration rituals and man relation with the nature. आपको ये हमेशा याद रखना है कि ट्राइबल्स का नेचर के साथ हमेशा मिंगल अप रहता है, इसलिए वो हमेशा नेचर को प्यार करते हैं. उनके पेंटिंग्स में मिलेगा आपको. दे स्पीक गोंडी विच इज़ अनरिटन लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द administration under Mughal rule, consider the following statement. First है अकबर strengthened the post of the वजीर by the vesting greater financial power to it. वजीर की पोस्ट अकबर ने बनाई थी क्या? सेकंड है मीर सामान was the head of the intelligence and information agency of the empire. थर्ड है बख्शी was responsible for the implementation of the मनसबदारी system at the provincial level. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है थर्ड ओनली. तो इसका आंसर थर्ड ओनली करेक्ट है. पोस्ट ऑफ द वजीर, जो वजीर बोलते हैं, वाज वीकन ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अकबर. अकबर के टाइम पे तो कमज़ोर हो गई थी. अकबर का ऑर्गेनाइज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पॉलिसी टू चेक एंड बैलेंस. In order to curb the power of the wazir, he took away the financial power to him and vested in expert of the revenue after having a title of दीवान. तो वजीर की पोस्ट को कमज़ोर कर दिया, दीवान की को मजबूत कर दिया था अकबर जी ने, याद रखना है. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मीर बख्शी वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री. मीर बख्शी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था. वाज आल्सो हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी मुगल एम्पायर में. मीर सामा वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड एंड रॉयल कारखाना. मीर सामा तो कारखाने का हकदार था या मेन आदमी था, और मीर बख्शी जो है मिलिट्री कमांडर था. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द बख्शी इन द प्रोविंस परफॉर्म सेम फंक्शन वर परफॉर्म बाय द मीर बख्शी एट द सेंटर. बख्शी स्टेट में, मीर बख्शी सेंटर में, मिलिट्री कमांडर टाइप में. इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेकिंग एंड इंस्पेक्टिंग द हॉर्सेज एंड सोल्जर्स मेंटेन बाय द मनसबदार इन द सूबा. ही इशूड द पे बिल्स टू बोथ द मनसबदार एंड सोल्जर्स. तो मनसबदार एंड सोल्जर्स को बिल पे करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट पूछा गया है. तो राज्यसभा के मेंबर के बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट है द इलेक्शन इज हेल्ड अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. बी है the representative of the states are elected by the all members of the state legislative assembly. MLA, क्या जो स्टेट के MLA हैं उनके द्वारा ही किए जाते हैं, recommend elected. Each MLA belonging to the political party has to show his or her marked ballot to the party authorized agent before putting in the ballot box. तो उनको क्या दिखाना पड़ता है बैलेट बॉक्स में रखने से पहले, किसको वोट डाला मैंने. डी है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर बार्ड फ्रॉम दिस शोइंग देयर बैलेट्स टू एवरीवन. जो इंडिपेंडेंट रहते हैं उनको एक दूसरे से मतलब दिखाया नहीं जाता वोट क्या इंडिपेंडेंट को. इसका करेक्ट आंसर बी है. ए करेक्ट है. मतलब द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज हेल्ड अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. मतलब हमें प्रेफरेंस देना, इस पे पहला प्रेफरेंस, दूसरा, तीसरा, और उनको दिखाना पड़ता अपना वोट किसको मैंने ऐसे दिया, प्रेफरेंस दिए. फर्स्ट बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स टू द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द MLA. जो मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द MLA. MLA जो इलेक्ट हुए होते हैं, नॉमिनेटेड वगैरह जो भी है उनसे नहीं, जो इलेक्टेड MLA हैं वही चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को. सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट है. इन ऑर्डर टू चेक द क्रॉस वोटिंग एंड करप्शन द राज्यसभा इलेक्शन हैव अडॉप्टेड एज ओपन बैलेट का होता है. अंडर दिस सिस्टम ईच MLA बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू शो हिज और हर मार्क्ड बैलेट टू द पार्टी ऑथराइज एजेंट बिफोर पुटिंग इन द बैलेट बॉक्स. तो पार्टी का जो एजेंट है उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने इनको ये प्रेफरेंस दिए हैं. इलेक्टेड मेंबर चुनते हैं राज्यसभा के को. तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है. सिंगल मतलब एक वोट में ही प्रेफरेंस देने हैं सबको. डी स्टेटमेंट करेक्ट है. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर बार्ड फ्रॉम शोइंग देयर. जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको कोई परमिशन नहीं होती कि बार किया जाता है कि नहीं दिखाना आपको.
Open ballot system for the election to the Rajya Sabha comes under the Rule 39AA of the Conduct of the Election Rule 1961. ये हमें याद रखना है, 1961 के रूल के द्वारा अमेंडमेंट करके लेके आए थे. द 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द कुलदीप नायर केस 2006 upheld in the open ballot system. तो 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट का केस था कुलदीप नायर का, उसके बाद ये आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. With reference to the United Nations, which of the following statements is or are correct? फर्स्ट है द साइनिंग ऑफ द UN चार्टर बाई 50 कंट्रीज इन द 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द UN. जैसे UN चार्टर साइन हो गया, उसके बाद 50 कंट्री इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार लेड टू द फॉर्मेशन. तो 50 कंट्रियों ने बनाया था क्या सेकेंड वर्ल्ड वार, जो आपकी उसके बाद 39 से 45 चली थी. जो इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडिंग मेंबर है क्या. थर्ड है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज एन ऑर्गन ऑफ द UN विच वन कंट्री वन वोट प्रिंसिपल. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, ऑर्गन ऑफ द UN है जो वन कंट्री वन वोट प्रिंसिपल फॉलो करता है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो इसका आंसर डी है. यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑन द 24 अक्टूबर 2020. 24 अक्टूबर 2020 को 75वीं एनिवर्सरी बनाई यूनाइटेड नेशन ने. द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइंड बाय द सैन फ्रांसिस्को ऑन द 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार. 50 कंट्री आए. दिस पेव्ड द पक्का किया द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. उन्होंने रास्ता पक्का कर दिया यूनाइटेड नेशन बनाने का. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ज्वाइन in 1945 before independence. Third statement correct है. The United Nations General Assembly is an organ of the United Nations, consist of the 193 country and follows one country one vote principle. एक कंट्री की एक वोट है, कितना ही पावरफुल हो, पैसा हो, कुछ हो. 30th क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द इनर्ट गैस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Helium is an admixture with the oxygen for breathing for by deep sea diver. जो डीप सी डाइवर जाते हैं गोताखोर, तो क्या वो हीलियम को मिक्स करके ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ. आर्गन यूज एज द सील्डिंग गैस इन द वेल्डिंग प्रोसेस. आर्गन गैस सील्डिंग गैस यूज़ की जाती है वेल्डिंग प्रोसेस में. नियोन इज़ यूज एन एनेस्थेटिक, मतलब बेहोश करने वाली नियोन. क्रिप्टोन यूज एन द अप्रोच लाइट्स इन द एयरपोर्ट्स. क्रिप्टोन यूज़ किया जाता है अप्रोच लाइट में एयरपोर्ट में. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और डी है थर्ड एंड फोर्थ. तो इसका करेक्ट आंसर सी है. इनर्ट गैस या नोबल गैस क्या होता है, आर द मोस्ट स्टेबल एंड दे कैन एग्जिट इन द एटॉमिक फॉर नेचुरली ड्यू टू देयर लो रिएक्टिविटी. तो ये नेचुरली क्या है, रिएक्ट रह सकते हैं. आर दी मोस्ट स्टेबल रहती हैं एटमोसफेयर में, लो रिएक्टिविटी होती है. दीज आर 6 नेचुरली अकरिंग नोबल गैस: हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एंड द रेडियोएक्टिव रेडियन. तो ये स्टेबल रहती हैं, कम रिएक्टिव होती हैं. हीलियम गैस हैज़ वेरी लो सोलिबिलिटी इन द फ्लूइड्स. फ्लूइड्स में सोलिबल नहीं होते. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज़ प्रिफर्ड ओवर नाइट्रोजन टू एड मिक्सचर द ऑक्सीजन फॉर द ब्रीथिंग द डीप सी. ये फ्लूइड में मिलती नहीं है, पानी में, तो इसलिए लेके जाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिला के हीलियम को. आर्गन इज एज ए सील्डिंग गैस. आर्गन वेल्डिंग में यूज होती है, क्योंकि अदर हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेयर ऑर्डिनरी अनरिएक्टिव सब्सटेंसेस बिकम रिएक्टिव. ये रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए आर्गन को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एन आर्गन एटमोसफेयर यूज इन द ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस टू प्रिवेंट द ग्रेफाइट फ्रॉम बर्निंग. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जीनोन नोट द रेडोन. नियोन मतलब जेनोन विच हैज़ बीन यूज एज द एनेस्थेटिक. जिनोन क्या है, एनेस्थेटिक. जिनोन एक गाड़ी भी आती है, आप उसे याद रख सकते हैं, ये बेहोशी काम आते हैं. ड्यू टू दिस नॉन फ्लेमेबल प्रॉपर्टी, जलशील नहीं होती है. इट कैन रेडली बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. आराम से बॉडी से इसको हटाया जा सकता है. फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. क्रिप्टोन इज़ यूज इन द फ्लोरोसेंट बल्ब्स एंड लेज़र. क्रिप्टोन फ्लोरोसेंट जो आपकी CFL आती है उनमें यूज़ होता है, या लेजर्स में यूज़ होता है. इट इज़ आल्सो यूज इन द अप्रोच लाइट इन द एयरपोर्ट सेट. द लाइट एमिटिंग फ्रॉम इट कैन बी पेनिट्रेट डेंस फॉग्स. तो एयरपोर्ट पे रनवे पे ये यूज की जाती हैं, ताकि डेंस फॉग जो धुंध है उसमें भी चली जाती हैं, लंबी टाइम तक, लंबी दूरी तक चली जाती हैं. और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो among your friends so that they can get benefited. Thanks for watching. Bye.